नमस्कार एवरीवन। राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम शिलालेखों पर हमारी चर्चा चल रही थी। मैं 1 मिनट में वापस से आपको क्विक रिवीजन आपको देना चाहूँगा। देखिए, हमने यहाँ से चर्चा को स्टार्ट किया था कि राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। शिलालेख, सिक्के, साहित्य, पुरालेख, और वो सभी इतिहास जानने के स्रोत कहलाते हैं जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेखों पर हमने चर्चा को शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला शिलालेख हमने बड़ली शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, और उसके बाद हमने 3rd नंबर पे मानमोरी शिलालेख, भाबरू शिलालेख, राज प्रशस्ति, और इसके बाद हमने बिजोलिया शिलालेख, और 7वें नंबर पे हमने चिरवे का शिलालेख कंप्लीट कर लिया था। और आप सभी ने भी शानदार तरीके से नोट्स आपने बना लिए होंगे। चिरवे के शिलालेख को हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें एक बात आप इसमें और लिख लीजिए जो कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये भी लिखिए कि चिरवे के शिलालेख में क्या है, संस्कृत के 51 श्लोक हैं। क्या भैया? संस्कृत के 51 श्लोक हैं इसके अंदर। तो ये बात आप इसमें चिरवे के शिलालेख में और ऐड करेंगे। 1273 ईस्वी का ये शिलालेख है, तो ये संस्कृत के 51 श्लोक हैं, ऐड कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। 7 शिलालेख हमारे हो गए थे। ठीक है, चलो साहब, उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। 8वें नंबर पे अब लगाइए दोस्तों आप बीठू का लेख। 8वें नंबर पे है बीठू का लेख। बीठू का लेख, अगर हम इसके समय की बात करें तो 1273 ईस्वी का है ये, 73। लोकेशन की हम बात करेंगे कि कहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे राजस्थान के पाली से हमें ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोकेशन लिख लीजिए, पाली। किसके बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करता है? बीठू का जो लेख है ये हमें प्रदान करता है, राव सिहा के बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। राव सिहा के बारे में, राव सिहा के बारे में जानकारी देता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये राव सिहा कौन है, थोड़ा सा इनके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो ये राव सिहा है ये कौन है? राठौड़ वंश के संस्थापक है दोस्तों, या हम ये बोल सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के मूल पुरुष हम बोल सकते हैं, संस्थापक बोल सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, मारवाड़ राठौड़ वंश के मूल पुरुष। मूल पुरुष कहो या संस्थापक कहो, आदि पुरुष कहो, बात एक ही है दोस्तों, है ना। जो संस्थापक होता है वही पहला प्रथम मूल पुरुष होता है। ठीक है, सिहा कौन था? ये सेतु कंवर का पुत्र था। इससे हमें कुछ इस प्रकार से जानकारी और मिलती है, सिहा सेतु कंवर का पुत्र था। तो ये लिख लीजिए भैया, बीठू के लेख से जुड़ी हुई ये 2-3 बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब मारवाड़ का राठौड़ वंश हम पढ़ेंगे ना, तब आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो है रणकपुर की प्रशस्ति। 1439 ईस्वी का समय मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति, समय रहेगा 1439 ईस्वी का। सबसे पहली बात यही आती है हमारे मन में कि ये प्रशस्ति हमें मिली कहाँ से। तो रणकपुर के मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। जो रणकपुर का मंदिर है, रणकपुर पाली में है। रणकपुर के मंदिर में जो मंडप आप बोल सकते हो, सभा मंडप आप बोल सकते हो, या हम ऐसे लिख लीजिए, रणकपुर के, ऐसे लिखिए आप उसको, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर।
चौमुखा मंदिर के बाएं स्तंभ पर यह प्रशस्ति क्या है, उत्कीर्ण है। ये लिखिए, रणकपुर के चौमुखा जो जैन मंदिर है इसके बाएं स्तंभ पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और इस प्रशस्ति में दोस्तों बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक की वंशावली मिलती है। इसमें बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक की वंशावली दोनों पॉइंट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बप्पा रावल से लेके महाराणा कुंभा तक की वंशावली मिलती है। और इसी रणकपुर प्रशस्ति में दोस्तों बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। अगला पॉइंट, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। जबकि इतिहास से हमें यह पता चलता है कि बप्पा रावल ही कालभोज है, जबकि कुछ इस प्रशस्ति में अलग अलग माना है। बप्पा रावल कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना है, अलग अलग व्यक्ति माना है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख किया गया है। महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है रणकपुर प्रशस्ति में। ये 2 पॉइंट आप और ऐड करें इसमें, फिर आगे चलते हैं। या ये भी लिख सकते हैं, कुंभा को सफल शासक के रूप में, सफल शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सफल शासक के रूप में प्रस्तुत। ठीक है ना। रणकपुर प्रशस्ति समय कब का है, 1439, ध्यान रखें आप। कुंभा को सफल शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और एक बात और लिखेंगे रणकपुर प्रशस्ति में, और वो रहेगी, गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया है। गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया है। गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया है। अब देखो बात को समझना दोस्तों, यहाँ पे ये जो 2 बातें आप देख रहे हो, ये एक तो ये वाली बात, और एक हमने जो ये डिस्कस की, ये दोनों बातें जो इतिहास में हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न मतलब निकालती। देखिए, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति हैं, बप्पा रावल को ही कालभोज कहा गया है, जबकि रणकपुर प्रशस्ति ये कहती है कि अलग अलग है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, रणकपुर प्रशस्ति में। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया है, जबकि हम पहले गुहिल पढ़ते हैं और गुहिल के बाद आता है बप्पा रावल। गुहिल तो क्या है, संस्थापक है। ये वास्तविक संस्थापक हम बप्पा रावल को बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग बातें मिलती है। तो ये 2 बातें थोड़ी सी विचित्र है, इसको ध्यान रखना। इन दोनों का उल्लेख रणकपुर प्रशस्ति में किया गया है, नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे राय सिंह की प्रशस्ति। आ जाओ सर, कौन सा नंबर चल रहा है, ये 8 हो गया। 90 नंबर पे ये रणकपुर प्रशस्ति हमारी चल रही थी। अब लगाओ सर 10वां नंबर।
राय सिंह प्रशस्ति। अब आप समझ लीजिए राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है। नाम से ही पता चल रहा है राय सिंह, जिसको हम क्या कहते हैं, राजपुताने का कर्ण कहते हैं, राजेंद्र कहते हैं, बीकानेर के शासक कल्याण मल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के भाई। हम वही राय सिंह की प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। बीकानेर के जूनागढ़, जूनागढ़ में भी एक सूरज पोल आता है, उस पर लगी हुई है ये राय सिंह की प्रशस्ति। इसका समय क्या रहेगा दोस्तों, 1594 ईस्वी का ये समय रहेगा, याद होना चाहिए आपको। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखिए बीकानेर दुर्ग के, बीकानेर दुर्ग के सूरज पोल पर, बहुत सारे पोल 3 से 4 यहाँ पे पोल है, ये मैंने दुर्ग टॉपिक में आपको पढ़ा दिया है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है कि बीकानेर दुर्ग के सूरज पोल पर लगी हुई है, ठीक है। बीकानेर दुर्ग को ही हम जूनागढ़ कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे बीकानेर राजवंश संस्थापक राव बिकासे, राव बिकासे राय सिंह तक की वंशावली का वर्णन मिलता है, इस पे वंशावली की जानकारी मिलती है इस प्रशस्ति से। लिखिए दोनों पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसका रचयिता कौन है इसके बाद लिखेंगे, राय सिंह की प्रशस्ति का रचयिता। तो रचयिता रहेगा, इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है जेता। इसके अलावा जो राय सिंह की जो प्रशस्ति है उसमें राय सिंह को क्या कहा गया है, साहित्य एवं काव्य का अनुरागी कहा गया है, ठीक है, विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। लिख लीजिए इसमें प्रशस्ति में राय सिंह को साहित्य एवं काव्य का अनुरागी, ठीक है, विद्वानों का आश्रयदाता, साथ साथ में आपको बताना चाहता हूं कवि भी इसको कहा गया है कि भी साहित्य एवं काव्य का ये अनुरागी है, विद्वानों का आश्रयदाता है एवं अच्छा कवि और विद्या प्रेमी होना बताया गया है। वह अच्छा कवि होना बताया गया है। बस इतना ही है राय सिंह की प्रशस्ति में, ये 3-4 बातें आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये है राय सिंह की प्रशस्ति, कर लो नोट, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके बाद 1460 ईस्वी की, 9 मंजिला है, अत्रि महेश इसके रचयिता है, 187 श्लोक इसमें लिखे गए हैं, ठीक है ना। आओ सब 11 नंबर पे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, देखो प्रशस्ति आप समझते हो ना, जिसमें प्रशंसा की गई हो, होता ये भी एक तरह से शिलालेख ही है। इसका समय क्या रहेगा, 1460 ईस्वी। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ आपको पता है कितने मंजिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंजिला हमारा विजय स्तंभ है। तो इसकी जो ये 9वीं मंजिल है ना, ये सबसे टॉप फ्लोर पे,
यहीं पे ये प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, चलो लिख लो। तो पहला पॉइंट कहाँ पे लगी हुई है? ये 9वीं मंजिल पे लगी हुई है। 187 श्लोक इस पे लिखे गए हैं, 187 श्लोक। चलो जी, रचयिता कौन है इसके? अत्रि और महेश है। अत्रि का ही पुत्र है महेश। अत्रि और महेश। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये रचयिता का सवाल कंफ्यूज करता है। जेता, मंडन, अत्रि, महेश, ये 3-4 नाम एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान रखें आप। कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन। ठीक है, और वही गुहिल वंश के राजा बप्पा, रावल, हम्बीर, कुंभा, इनका उल्लेख है ना। बप्पा, रावल, हम्मीर, कुंभा का उल्लेख मिलता है। या हम कहें गुहिल वंश का, गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, एक ही बात। तो ये है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर पे बात करते हैं। कर्ण सभा का लेख 12 नंबर पे। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लो। कर्ण सभा का लेख 738 ईस्वी का है ये। पहली बात, कहाँ पे? कोटा में आता है ये कर्ण सभा गांव। ठीक है, तो वहां के शिवालय से ये लेख हमें प्राप्त हुआ है। कोटा के कर्ण सभा गांव में एक शिवालय था, वहां से प्राप्त हुआ है ये, से प्राप्त। ठीक है, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल की जानकारी इस लेख से प्राप्त होती है। बस ये इतना सही है और कोई खास बात नहीं। कर्ण सभा का लेख। इसके बाद 13 नंबर पे चलते हैं, आमेर का लेख। इसका समय ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी। किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है ये? कछवाहा राजाओं की। कछवाहा राजाओं की जानकारी प्रदान करता है। देखिए मेरी बात समझिए, ये टॉपिक शिलालेख का टॉपिक ऐसा है कि आपके सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखता है, तो इसको पढ़ लेना चाहिए। 20-22 शिलालेख हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे भी क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाता है, चांसेस पूरे रहते हैं, तो इनको स्किप मत करिए, आप पढ़ लीजिए जरूर। मुश्किल से 13वां शिलालेख चल रहा है, मैं 20-22 शिलालेख लिखवाऊंगा आपको, तो इनको और आप जरूर पढ़ें, चाहे सिलेबस में लिखा हो या ना लिखा हो टॉपिक। क्योंकि यही बातें हम राजवंश का टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आती है, तो ये कुछ यूनिक बातें, इनको आप जरूर ध्यान रखें। ये जो आमेर का जो लेख है 1612 ईस्वी का, समय याद रखना है। कछवाहा राजाओं की जानकारी प्रदान करता है, और कछवाहा राजाओं को इस लेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहा राजाओं को इस शिलालेख में, इस लेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक कहा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात, कि कौन से लेख में कहा गया है, लेख कब का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, रघुवंश तिलक। तो ये है बस आमेर के लेख में इतनी सी ही बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है चाकसू का शिलालेख या चाटसू का लेख 813 ईस्वी का। अगला लिखेंगे 14 नंबर पे चाकसू का लेख। चाकसू या चाटसू भी मिल सकता है। चाटसू का लेख 813 ईस्वी का है। चाकसू तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, जो जयपुर के पास में आता है ना, चाकसू। तो इसमें आप पहली बात लिखेंगे कि ये कहाँ पे आएगा ये लेख। पहले तो भाई साहब ये जयपुर में आता था, अब मैं जयपुर ग्रामीण लिख सकता हूँ क्योंकि 50 जिले हो गए हैं, पहले जयपुर में आता था। क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है इस लेख से? हमें गुहिल वंशीय राजाओं की जानकारी मिलती है। गुहिल वंशीय राजाओं की, गुहिल वंशीय राजाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके रचयिता और एक उत्कीर्णक, इनके भी नाम पता होने चाहिए आपको। उत्कीर्णक का तो नाम थोड़ा सा अजीब है, भाईल उत्कीर्णक। और रचयिता की बात करें तो कर्णिक भानु, कर्णिक भानु। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि चाकसू के लेख से कौन से राजवंश की जानकारी हमें मिलती है? तो गुहिल राजाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। बस, और कोई खास बात नहीं है इसमें। 813 ईस्वी का है ये। 14 शिलालेख हमारे हो चुके हैं। आओ सर आगे बढ़ते 15 नंबर के शिलालेख पे। 15 नंबर का जो शिलालेख है ये जगन्नाथ राय का शिलालेख है दोस्तों। समय याद होना चाहिए, 1652 का है। अब समझिए ये शिलालेख, ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। मेवाड़ के एक राजा हुए हैं, हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जगत सिंह फर्स्ट नाम के एक मेवाड़ के महाराणा हुए हैं। एक दिन ये रात को सो रहे थे साहब इस तरीके से, और सोते हुए इनको सपना आया कि इनके महल के पास में कोई ऐसे पेड़ मिलेगा और उस पेड़ के नीचे भगवान की एक मूर्ति रखी हुई है, ठाकुर जी की। अगले दिन ये उठते हैं और अपने सैनिकों के साथ उस वृक्ष के पास जाते हैं, वहाँ पे खुदाई का कार्य करवाते हैं और वाकई में पेड़ के नीचे मूर्ति निकल जाती है। इस मूर्ति को निकालते हैं, मंदिर बनवा देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? जगदीश मंदिर कहते हैं, सपनों का मंदिर कहते हैं, ठीक है। और उसी मंदिर के वहां पे एक शिलालेख लगा हुआ है, उसी को हम कहते हैं जगन्नाथ राय का शिलालेख, जो 1652 का। तो पहली बात क्या निकल के आए, यह प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ राय के मंदिर के सभा मंडप पर लगी हुई है। ये प्रशस्ति क्या, यह प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप पर लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर ये जगन्नाथ राय का मंदिर कौन सा है? दोस्तों ये जगन्नाथ राय का मंदिर वही है जो ये मूर्ति यहाँ पे निकली, इस मूर्ति की स्थापना करवा दी जगत सिंह जी ने, मंदिर बनवा दिया और उसी मंदिर को कहा जगन्नाथ राय का मंदिर। और उसी मंदिर के सभा मंडप पे एक प्रशस्ति लगी हुई है और उसी को हम क्या कहते हैं? जगन्नाथ राय का शिलालेख कहते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। दूसरी बात, इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया, ठीक है। इसी मंदिर को क्या कहते हैं? इसी मंदिर को कहते हैं दोस्तों सपनों का मंदिर कहते हैं, क्योंकि सपना आया था मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी को, इसीलिए इसको सपनों का मंदिर कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि सपनों का मंदिर कौन सा है? ये जगन्नाथ राय मंदिर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें हो गई। तीसरी, इसके रचयिता कौन है इस प्रशस्ति के? तो कृष्ण भट्ट तेलंग इसके रचयिता हैं। और मंदिर के वास्तुकारों के नामों पर चर्चा की जाए तो ये है भाणा और मुकुंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं वापस से फटाफट से रिपीट करता हूँ। जगन्नाथ राय का शिलालेख कब का है? 1652 ईस्वी का है। 1652 में ही सॉरी 1652 ईस्वी का है जगन्नाथ राय का शिलालेख, है ना।
मंदिर के सभा मंडप पे ये प्रशस्ति लगी हुई है। मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। स्टोरी मैंने सुना दी है। सपनों का मंदिर इसको कहते हैं। रचयिता कौन है इस प्रशस्ति के? कृष्ण भट्ट तेलंग है। और वास्तुकार कौन है? भाणा और मुकुंद। ये दोनों नाम बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, भाणा और मुकुंद। ये दोनों नाम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही है जगन्नाथ राय का शिलालेख। जगन्नाथ राय का शिलालेख। अब इसमें है ना 2 बातें हम और ऐड करेंगे। ये 3-4 बातें तो आपने नोट कर ली है, 1-2 बातें इसमें और ऐड कर लीजिए। इस जगन्नाथ राय के शिलालेख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी हमें मिलता है। क्या भैया? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, बापा रावल से सांगा, महाराणा सांगा तक के पूर्वजों की उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। पूर्वजों की उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था। जगन्नाथ राय का शिलालेख 1652। कहाँ पे लगी हुई है ये प्रशस्ति शिलालेख? जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप पे। जगन्नाथ राय का मंदिर किसने बनवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। सपनों का मंदिर भी इसको कहते हैं। कृष्ण भट्ट तेलंग, भाणा मुकुंद, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है साहब। ये हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिला है क्या जगन्नाथ राय प्रशस्ति से? तो ध्यान रखना, बिल्कुल साहब मिला है, ठीक है ना। बस इतना ही है। ये हमारा 15 नंबर का शिलालेख हो गया। 16 नंबर के शिलालेख की तरफ अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, जो कि है कुंभलगढ़ का शिलालेख। 1460 ईस्वी का है ये, और 1460 ईस्वी की ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का शिलालेख कहाँ पे लगा हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में लगा हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक कुंभ श्याम मंदिर आता है। कौन सा भैया? कुंभ श्याम मंदिर। तो कुंभ श्याम मंदिर में ही ये शिलालेख लगा हुआ है। वर्तमान में कुंभलगढ़ का शिलालेख कहाँ पे है? ये उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। और इसी कुंभलगढ़ के शिलालेख में दोस्तों बप्पा को विप्र वंशीय कहा गया है। विप्र के आगे मैंने ब्रैकेट बनाया है, तो ब्रैकेट में आप ब्राह्मण लिख सकते हो। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो इसी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि भाई बप्पा क्या है? विप्र वंशीय है, यानी कि ब्राह्मण है। और कुंभलगढ़ के शिलालेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। लिख लीजिए 4 पॉइंट। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी उनका मुकाबला किया और अपने लक्ष्य में सफल हुआ। अपने लक्ष्य को प्राप्त किया किसने? हमीर ने। इसलिए हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो ये कुंभलगढ़ शिलालेख के 4 पॉइंट आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए कुंभलगढ़ का शिलालेख चल रहा है, इसी में 5वां पॉइंट आप नोट करेंगे। महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है, ठीक है। कुंभलगढ़ के शिलालेख में ही दोस्तों दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वैदिक यज्ञ, पाठन व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। कुंभलगढ़ के शिलालेख में इन सब की भी जानकारी मिलती है। एकलिंग जी व कुटिला नदी का उल्लेख भी मिलता है। किसमें लिखना है? ये भी आपको लिखना है कुंभलगढ़ शिलालेख में। 4 पॉइंट ये हो गए, और यहाँ से लिखिए 5वां पॉइंट, महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन। दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वैदिक यज्ञ, पाठन व्यवस्था, एकलिंग जी, कुटिला नदी का वर्णन मिलता है कुंभलगढ़ शिलालेख में, ठीक है। और चलो आगे, पीडीएफ में मिल ही जाएगा डेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इनमें देखो समझाने का कुछ नहीं है ज़्यादा,
और GH ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता कौन है? महेश है। GH ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता कौन है? महेश है, अत्रि का पुत्र महेश। महेश कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रशस्ति पढ़ी थी ना, मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यहाँ पे देखिए अत्रि और महेश के बारे में हमने बात की थी। ये रहा महेश, ये वही महेश है उधर, अत्रि का पुत्र महेश। ये लो साहब, GH ओझा के अनुसार रचयिता कौन है? महेश है। 17वें नंबर पे सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। उदयपुर में सारणेश्वर शिवालय में यह प्रशस्ति लगी हुई है। वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, शासकीय पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती। कोई खास बात नहीं है, लिख लो बस उसको, सारणेश्वर प्रशस्ति। वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों। तो देख लेना भी ये कहाँ पे लगी हुई है सारणेश्वर प्रशस्ति। अच्छा जी, तो बस ये 2 ही पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। अभी तक तो ये क्या थे हमारे संस्कृत हिंदी के शिलालेख थे। अब कुछ फारसी शिलालेख भी हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, 2-4 ही है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। जैसे एक आता है हमारे सामने अजमेर का लेख, 1200 ईस्वी का। ये यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाया फारसी शिलालेख, ठीक है। अढ़ाई दिन झोपड़े के गुंबद के पीछे की दीवार पे ये शिलालेख लगा हुआ है। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि जो अजमेर का जो ये लेख है अढ़ाई दिन की झोपड़े के पीछे लगा हुआ है, ये कौन सी भाषा में है? तो ये फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ पे, बस यही काम की बात है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पूछा जाए राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख, अजमेर का लेख कहाँ पे लगा हुआ है, कब का है? 1200 ईस्वी का है। दोनों बातें आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बनता है, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख अजमेर का लेख। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आप जानते ही हो। ये सब पढ़ेंगे हम जब हम चौहान राजवंश पढ़ेंगे, वहां पे आएगा ये। अच्छा जी, आगे चले। अजमेर के लेख के बाद धाईबी पीर की दरगाह का लेख। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना, समझना बातों को। पहली बात तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि धाईबी पीर की दरगाह कहाँ पे है? क्या कहोगे? चित्तौड़गढ़ में। धाईबी पीर की दरगाह का लेख 1325 ईस्वी का। अब ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डायग्राम क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है रावल रतन सिंह और पद्मिनी। ये रावल रतन सिंह कौन थे? चित्तौड़गढ़ के राजा थे, है ना। और ये इनकी रानी थी, रानी पद्मिनी। रावल रतन सिंह जी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, याद है आपको? 1303 ईस्वी में साका भी हुआ था। तो एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। और 1303 में कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद क्यों किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां था। तो खिज्र खां के नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब बातें क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद किया था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धाईबी पीर की दरगाह के लेख से हमें मिलती है। समझ गए क्या आप? कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। इस लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये धाईबी पीर की दरगाह का लेख यही बात हमें कहता है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे धाईबी पीर की दरगाह के लेख में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद किया।
इसी लेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और दाइबी पीर की दरगाह का लेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। दरगाह पूछे तो भी चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोनों बातें इसमें लिख लेना, दाइबी पीर की दरगाह। ये तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है, लिख लो सब। एक फारसी लेख मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बस ये और पढ़ेंगे हम। पुष्कर के जहांगीर महल का लेख 1615 ईस्वी का। 1615। अब देखो ये 1615 के टाइम की भी एक खास बात है। 1615 का ही लेख क्यों है ये मैं समझाता हूँ आपको। याद करिए, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 में। जो इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं वो अभी नहीं समझेंगे। बाकी आपने सुना होगा ना कि मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी 1615 ईस्वी में। और मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिनका नाम था अमर सिंह। तो ये 1615 ईस्वी में ये संधि हुई थी और उसी समय का ये लेख है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ चलते हैं। अकबर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। अकबर का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर का ही अन्य नाम है सलीम। बचपन में सलीम था और अकबर इनको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। ऐसा कहते हैं कि अकबर ने काफ़ी मन्नतें करी थी, उसके बाद इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो बहुत लाड प्यार से रखा था जहांगीर को। शेखू शेखू बाबा भी कहते थे, सलीम भी कहते हैं, जहांगीर भी कहते हैं। यही जहांगीर फिर मुगल बादशाह बना था। ये वही जहांगीर है दोस्तों जो प्रेम किया करते थे अनारकली से। हाँ, समझ रहे हो आप? और ये वही अनारकली है जिसको अकबर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। समझ रहे हो आप? आपने अगर एक गाना सुना हो तो, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। ये गाने ऐसे ही थोड़ी बने। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। समझ रहे हो आप? तो गानों के पीछे भी लॉजिक है अगर आप समझना चाहते हो तो। भाई जहांगीर और सलीम इससे प्रेम करते थे, है ना, बेगम बनाना चाहते थे, लेकिन अकबर को ये पसंद नहीं था। तो इस तरह की इतिहास में इनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो मैं उसी जहांगीर की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, मुद्दे पे आता हूँ। जहांगीर ने जो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह जी, उनको 1615 में अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए तो मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 में। देखिए, अब मैं जो भी बातें आपको समझाई उसकी समरी बताता हूँ। इसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर विजय का उल्लेख मिलता है। किस पर? अरे भैया, इस लेख पे मिलता है, पुष्कर के जहांगीर महल के लेख पर, कि भाई जहांगीर ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर विजय प्राप्त कर ली है। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। अमर सिंह जी वही हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। कब की थी? 1615 में की थी। और इसी समय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। उम्मीद है आपको जहांगीर कौन है, सलीम कौन है, अनारकली कौन है, अकबर कौन है, इनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी ये सारी बातें हम इतिहास पढ़ेंगे तब आपके साथ बहुत विस्तार से करेंगे। तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं पुष्कर के जहांगीर महल के लेख में, ठीक है। बस इसके साथ ये शिलालेख से जुड़ी हुई बातें हमारी समाप्त होगी। लगभग 20 शिलालेख मैंने आपको बताए हैं। एक बार मैं बुक का अध्ययन वापस से करूँगा। अगर कोई महत्वपूर्ण शिलालेख रह गया है इक्का दुक्का तो उसको भी हम नोट करवा देंगे। और इसके बाद सिक्कों का हम अध्ययन करेंगे। एक क्लास में सिक्कों की रखूंगा, जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्ले स्टोर पर जाकर आप कपिलांश एकेडमी ऐप की 5 स्टार के साथ रेटिंग जरूर करें, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप अपना फीडबैक और 5 स्टार के साथ रेटिंग जरूर सबमिट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।